आज 3 अप्रैल 2024 को दार्जिलिंग की जनता का प्यार, उनका भरोसा और मोदी जी के विश्वास के कारण आज जो है मुझे पुनः इस क्षेत्र की जनता का सेवा करने का अवसर मिला और आज मुझे नॉमिनेशन करने का सौभाग्य दूसरी बार प्राप्त हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं और मैं विशेष करके इस क्षेत्र की दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता का आभारी हूं कि इतना स्नेह, इतना प्यार और इतना विश्वास मेरे ऊपर आपने रखा और ये आपकी चाहत थी कि दोबारा आपका सांसद मैं बनूं और वो आपकी वजह से संभव हुआ है, क्योंकि दार्जिलिंग अपने आप में बहुत ही अलग जिला है देश के अन्य हिस्सों की तुलना में। एक तरफ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और तिब्बत, चाइना लगता है, बिहार, सिक्किम और आसाम का बॉर्डर लगता है, चिकन नेक क्षेत्र भी यहीं पड़ता है और पूरा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला भी यही इलाका है। और वैसे हमारे बहुत सांसद हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे, जैसे दार्जिलिंग का नाम आप लेकर के दुनिया में किसी भी कोने में जाओ तो हर कोई समझता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ का टूरिज्म, यहाँ की टॉय ट्रेन, यहाँ की चाय और यहाँ की लोगों की सुंदरता और उनका बड़ा मन और उनका बड़प्पन, और विशेष करके गोरखा जिस कल्चर में ढलते हैं और जैसा स्वभाव रहता है, जैसा हम अतिथियों का सम्मान करते हैं और जैसा गोरखा हमेशा दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है, जैसा गोरखा देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, इन सब के कारण जो है दार्जिलिंग अलग ही जाना जाता है। और ऐसे पवित्र स्थान, ऐसे पवित्र लोगों का सेवा करना और वो भी दूसरी बार सांसद बनने का अवसर मिलना, अब किसी भाग्य से ही ये मुश्किल और मुमकिन हो सकता है। मैं भाग्यशाली हूँ यहाँ की जनता का, और मेरा इस प्रेस के माध्यम से यहाँ की जनता से मेरा वादा है, 4 जून को नतीजे आएंगे, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है शपथ लेंगे और बहुत सारे हमारे क्षेत्र में काम चल रहे हैं वो पूरे होंगे, नए और काम भी शुरू होंगे और साथ ही हमारी जो राजनीतिक मांग है 5 साल के कार्यकाल में होगा। ये विश्वास मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को देना चाहता हूँ। और क्योंकि 75 साल से ज़्यादा समय तक सिर्फ हमको ठगा गया, हमको लूटा गया है और जैसा जितना धन और हमारी रिसोर्सेस यहाँ से पश्चिम बंगाल सरकार लिया और बदले में हमको 10% भी नहीं मिला और कई बार हमारे ऊपर जो है गलत टिप्पणियां तक हुई है और ये एक हमारे लिए जो है ये अवसर है। हम तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं, उसमें दार्जिलिंग का बड़ा योगदान होगा, बड़े मतों से होगा और हम पूरा विश्वास है मोदी जी के लीडरशिप के ऊपर में। हमारी जो आकांक्षाएं, हमारी जो अपेक्षाएं, हमारी जो सपने हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी के लिए जो सपने हमने बुने हैं वो जरूर पूरे होंगे। सर, चौरस्ता के ये एबीपी न्यूज वाला जो है ना, वो जितनी बार भी तुम गोरखालैंड का प्रश्न पूछो मैं अच्छे से जवाब दूंगा, क्योंकि मैं उन नेता में से नहीं हूँ कि आपको हेडलाइन दे दूं और आप झगड़ा कराओ। और ये झगड़ा कराने में हमारा मीडिया का बड़ा रोल रहता है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, हमने ये संकल्प किया है दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे और भारत के संविधान के अनुसार जो है उस चीज का समाधान करेंगे और भारत के संविधान पढ़ लेना, उसमें सब कुछ लिखा है। सर, इन्हीं के सवाल पे रहेगा, आज मंच में जय गोरखा, जय गोरखालैंड के नारे लगे हैं, विमल गुरुंग ने आपका हाथ पकड़कर जय गोरखालैंड बोला है, तो क्या इस बार आप गोरखालैंड का मुद्दा उठाएंगे? मैंने भी जय गोरखा कहा, मैंने गोरखालैंड शब्द का प्रयोग पार्लियामेंट में भी किया। इसमें कोई पाप है क्या, कोई गुनाह है क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार मैनिफेस्टो में गोरखालैंड होगा जी? मैं ये बता रहा हूँ, हमारी जो मांगे हैं उसको फुलफिल करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं आज से 15 दिन पहले बयान देके गए हैं
और हमारा जो संकल्प पत्र में क्या होगा नहीं होगा, संकल्प पत्र छपने दीजिए, उसके बाद मैं संकल्प पत्र पढ़ूंगा। बाहर का समस्या समाधान होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, कौन सा समस्या का समाधान के लिए? बाहर में देखो दो तरह की समस्या है। एक तो पॉलिटिकल है, मैंने बता दिया, अभी बहुत लंबा व्याख्यान किया। दूसरी बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, दूसरी बड़ी समस्या है नल में पानी नहीं आता, तीसरी बड़ी समस्या है ट्रैफिक का बड़ा इशू है, चौथी बड़ी समस्या है टूरिस्ट तो आता है लेकिन गाड़ी खड़े करने के लिए पार्किंग की जगह नहीं है, चौथी बड़ी समस्या है यहाँ पे अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है, पांचवी सबसे बड़ी जो है समस्या है यहाँ अस्पताल नहीं है, बच्चों को जो है ब्लड के सैंपल देने के लिए सिलीगुड़ी तक जाना पड़ता है। ऐसे अनगिनत। सातवीं बड़ी समस्या है यहाँ पे चाय बागान में 200 वर्ष से 100 वर्ष से ज़्यादा समय तक लोग श्रमिक वहाँ पे काम करते हैं। भारत का अधिकार मिला है, यहाँ की जनता को नहीं मिला है। यहाँ मिनिमम वेज जो है आज भी दिन भर 8 घंटे काम करो, उसके बाद जो है 250 रुपये मिलता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में 350 रुपये से ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसका समाधान होना है। हमारे युवा रोजगार है, उनको रोजगार देना है। ये संभव हो सकता है, सरकार की नीयत सही हो तो इतना पैसा और इतना धन है। आज भारत सरकार पंचायत के माध्यम से अनेकों स्कीमों के माध्यम से इतना पैसा देती है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के जो है सिर चढ़ जाता है। नेता मोटा हो रहा है, जनता जो है दिन ब दिन वो ठगा जा रहा है। पहाडमा जति पनि तपाईको यो राष्ट्रिय माने स्किमहरु छ है, त्यसमा घोटाला भएको स्वयं तपाईहरुले आरोप लगाउनुहुन्छ, तर अहिलेसम्म कुनै छानबिन अथवा जाँच हुँदैन, किन हुँदैन? सीबीआई भनेको चाहिँ बीजेपीको टिम होइन नि त। सीबीआई को आफ्नो उनीहरूको उहाँहरूको आफ्नो एउटा काम गर्ने तरिका छ, त्यसै हिसाबले सीबीआईले गर्छ। तर मैले आज पनि मञ्चबाट भने हो, आज सीबीआई धेरै जग्गा एङ्गेज छ होला, तर हेर्नुहोस् चुनावका बादमा म सीबीआई लिएर आउँछु, किनभने एकखेप खाँचो छ। के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, म कसैलाई दोष दिएको होइन, एकखेप सीबीआई आएर अलिकति यहाँनिर उतो भयो भने, रेड भयो भने, इन्क्वायरी भयो भने मान्छे आफै डराउँछ, बुझ्नुभयो नि। चोर नेताहरू पनि आफै ठिक हुन्छन्। किनभने हेर्नुहोस्, म आरोप किन जानी बुझी लाउँदैछु भन्दा आज जनजनमा गएर तपाईँहरू सोध्नुहोस् पब्लिकलाई। सर बिमल गुरुङ जी आज मतलब पब्लिक परेशान छ यो भ्रष्टाचारले गर्दा। बाटो खोज्नु त्यहाँ गोबरले आँगन के अरे लिपे जस्तै त्यहाँनिर टालेको मात्रै छ। अघि भने नल पाइप छ, अब पानी छैन, के गरौँ? पानी कहाँबाट ल्याएको छ? त्यो सोर्सबाट ल्याएकै छैन है। अनि शिक्षा घोटाला त्यस्तै छ, म्युनिसिपालिटीमा घोटाला त्यस्तै छ। उता दार्जिलिङको गएर फोटो खिच्नु न, यत्रो 16 इन्ची पाइप त्यहाँ गाडी राखेको छ, तर आज कति साल भयो, आज पानी पनि आएको छैन। त्यो 216 करोड रुपियाँ कसले खायो त? के त्यसको इन्क्वायरी हुनु पर्दैन? पर्छ। त्यही भएर केन्द्र सरकारको जाँच एजेन्सी आएर एकखेप मजाले यहाँ इन्क्वायरी हुन चाहिँ बहुत अति आवश्यक छ। दार्जिलिङ नगरपालिकामा 6 जना मात्रै पार्षदले बीजेपी जोइन गरे। यो काहीँ न काहीँ कतै बीजेपीले है दार्जिलिङ नगरपालिका पल्टाउने, इन फ्युचर पल्टाउने एउटा प्रक्रिया सुरु गरेको छ। एउटा कुरो के मलाई भन्छन् संगठन गरो, पार्टी विस्तार गरो, हुन त सबैले गर्न पाइन्छ है, त्यो आरोप नहुनु पर्ने। अनि अर्को कुरो, म साह्रै त्यतातिर लाग्दिनँ, अध्यक्ष पनि यही छन्, उहाँलाई थाहा छ। उहाँको झन् उल्टा गुनासो हुन्छ, तपाईँ पार्टीको लागि चाहिँ सोच्नु हुँदैन, अरूको लागि मात्रै सोच्नुहुन्छ भन्नु। अर्को कुरो, तपाईँहरू 6 काउन्सिलरलाई गएर सोध्नुहोस्। मैले कसैलाई फोन गरेर खोज्दै गइनँ, उहाँहरू स्वयं आएका थिए। अब उहाँहरूले आफ्नो के व्यथा बताए म त अहिले भन्दिनँ, सार्वजनिक गर्नु पनि हुँदैन है। अनि चेलीबेटी हामीहरूको दिदीहरू आफ्नो क्षेत्रका लागि, आफ्नो वार्डका लागि काम गर्न चाहन्छन् भने म उहाँहरूका साथमा छु, त मैले साथ दिनुपर्छ। किनभने 6वटा वार्ड उहाँहरूले सुधार्ने त्यो क्षमता उहाँहरूसँग छ, त्यही भएर मैले उहाँहरूलाई सहयोग गरेको। अनि अर्को कुरो, हामीहरू मिल्दा के भयो? म त सिधै भन्छु, टिएमसीसँग चाहिँ नमिल्नु, किनभने गोली ठोक्छ। अनि त्यो फुल भगवान्लाई चढाउने फुल होइन, कमलको फुल भनेर चाहिँ भगवान्लाई चढाउने फुल हो है। अनि कमलका फुलमा कोही जोडिन्छ भने त्यो सोच मानेर चल्नुहोस्, गोर्खा जाति अझै ताकतवर र मजबुत हुँदैछ। सबैले है, तर 5 वर्ष त्यतिकै आशामा गयो भने त निराश पनि छ। होइन, यसो जनताले एकदम विश्वास गरेको छ, यही विश्वासले के गर्छ। विश्वास तोड्दिनँ, म विश्वास तोड्दिनँ। हेर्नुहोस्, त्यसो भनेर बिजेपी पनि उस्तै, टिएमसी पनि उस्तै भन्नु हुँदैन। किन टिएमसी भनेको त गोली ठोक्ने हो, बिजेपीले देरी भएको छैन। तर भए पनि बिजेपीले कहिले पनि दिन्न भनेको छैन, मेनिफेस्टोमा पनि लेखिदिएको छ।
हो हामीलाई त्यसको चाँडो खाँचो छ। अब हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीजीले स्वयं बयान दिए हामीहरू गर्दैछौँ, हामीहरू अन्तिम क्षणमा पुगिरहेछौँ भनेपछि अलिकति सायद हामीले प्रतीक्षा विशेष तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि 2024 को लोकसभा चुनाव अगाडि के गर्नु सकेन भने राजनीति छोडिदिन्छु, राजीनामा दिन्छु, तर भएन त्यो सबै। आखिर के गर्नु? यस्तो हो नि त, जनताले पनि छोड्न चाहेन। अर्को कुरो हेर्नुहोस्, मैले राजनीति गरेको नि पैसा र कुर्सीका लागि, पावरका लागि होइन, बुझ्नुभयो? अनि मुद्दा हुँदैछ, अब मुद्दालाई चाहिँ बिच रास्तामा छोड्नु जानु त, मैले अर्को नि भनेको थिएँ मुद्दा पार हुन्छ भनेर, भएन, छोड्नु त भएन नि, हुन आँटिरहेछ, पुरा त गर्नु पर्यो नि। अनि अर्को कुरो हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै तपाईँहरू नेता देख्नुहुन्छ, 10-12 म भन्दैछु 10-12 जना यहाँ तपाईँहरू नेता देख्नुहुन्छ, सजिलो छ, ए बिजेपीले केही गरेन है म त वाक्कै लाग्यो है भनेर, म पनि त्यसो गर्नु, समाधान चाहिँ कसले गर्छ? गर्ने केन्द्र सरकार हो। समस्याको समाधान त पार्लियामेन्टमा छ, त्यो संविधानमा छ। म त काँधामा बोकेर पो कुद्दैछु त, किनभने मेरो जातिका लागि, मेरो जातिले न्याय पाएको हुनुपर्छ, यो क्षेत्रले न्याय पाएको हुनुपर्छ। अनि सरकारसँग झगडा र लापा गर्ने त्यस्तो स्थिति पनि छैन। 10 करोडभन्दा बेसी हामीहरूको जनसङ्ख्या हुन्छ, 3-4वटा गोर्खाल्यान्ड भइसक्थे, 1.5 करोड छौँ, त्यही पनि चारैतिर छरेर बसेको छौँ, कसो मिलाउँदैछु म, त्यो मेरो दायित्व हो। योपालिको घोषणा पत्रमा मुख्य मुद्दा के हुन्छ पहाडको निम्ति? मैले त अघि त्यहाँ पढेँ त, 4 जुनदेखि 4 जुनको बाहेक जे पनि काम हुन्छ नि त मैले सबै त्यहाँ अघि घोषणा पत्रको पढिदिएँ। सीबीआई को लाएंगे तो आना ही पड़ेगा उसको, 4 हो रहा है, सीबीआई पहुंच रहा है, ईडी पहुंच रहा है, वो एक प्रोसेस होता है, पहले सीबीआई जाता है, फिर उसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है ना, फिर ईडी आता है, वो तो दोनों एक साथ ही एजेंसी चलती है, लेकिन तो आना ही पड़ेगा। सर बिमल जी की आवाज बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। और आप देखिए, मुझे हैरानी तब होती है, हर घर जल योजना में 25%, 30% जो है मार्जिन के साथ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर के जेब में पैसा नहीं जा रहा, 18 से 20% नेता के जेब में जा रहा है। अब जब कोई कॉन्ट्रैक्टर इतना जो है कमीशन देगा नेता को, तो वो भी काम हल्का करेगा, हो यही रहा है। इसलिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर, और आप देखना, 1 साल पहले मैंने एक बार बम्बार्डमेंट किया था इसके बारे में, अब प्लास्टिक की जगह अब लोहे के पाइप तो लग रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है क्वालिटी में, और सबने जो है काम को थोड़ा और अच्छा किया है, लेकिन 100% होना अभी भी बाकी है। लेकिन सब पिछले चुनाव में भी आपने ईडी और आईटी को जो बीजेपी का पॉलिटिकल टूल कहा जाता है, ऐसा आरोप है। कौन कहता है? हमने तो नहीं कहा कि पिंजरा का तोता है, ये तो कांग्रेस के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और देखिए एक बात है, जो ये कहता है मतलब सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का क्या है? पॉलिटिकल टूल है। तो भाई जिसके घर में सीबीआई जा रहा है, जिसके घर में ईडी जा रहा है, जिसके घर में इनकम टैक्स जा रहा है, पहली बात तो वो कोर्ट जा सकता है, पर प्रेस में क्यों बयान दे रहे हो? कोर्ट जाओ। दूसरी बात, जहाँ भी पहुँच रहा है 50 करोड़ रुपए कैश में मिल रहा है, अब बताओ ये क्या है? तो मैं दोनों जगह तो मैं सही नहीं हो सकता ना। अगर मेरे यहाँ घर पे रेड हुई है, मैं कोर्ट जा सकता हूँ, और ऊपर से जो है 50-50 करोड़ रुपए कैश मिल रहा है। इसीलिए अब ममता दीदी के 6 जो है मंत्री जेल के अंदर है, क्यों? 50 करोड़ रुपए कैश निकला है। इतने सारे जो है, और सबने दूसरे नामों पे इतने सारे जमीन और बिल्डिंग खरीद रखी है। मुझे आता सब है, मुझे सब करना आता है, और हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे A to Z पता है। मैं एक नेता का जो है लेखा जोखा साथ लेके घूमता हूँ, लेकिन मैं प्रेस को नहीं बताता, क्योंकि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। और मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी समय सुधर जाओ, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन ज़्यादा अति ना तो जनता सहेगी, और जनता के प्रतिनिधि होते हुए न मैं सह सकता। सर जनता के प्रतिनिधि नहीं तो मेरे ऊपर पाप लगेगा। सर जनता के प्रतिनिधि होते हुए पिछले चुनाव में भी आपने बार भी वही है, तो इस बार का कार्यकाल कैसे अलग होने वाला है? मैं तो दे ही दिया आपको, आधे घंटे से तो यही बयान दे रहा हूँ। स्वयं जो है प्रधानमंत्री जी बोल के गए हैं, ठीक है, और वो इसलिए भी क्योंकि मैं अपने आंखों से देखा हूँ, क्योंकि चर्चा तो मेरी होती है ना, लेकिन अगर आप जो है खबर समय आगे बूम रख दे और बोलो यहाँ सब कुछ बोल दो, ऐसा हो नहीं सकता। बट आप निश्चिंत रहिए, मुझे लगता है जनता से ज़्यादा चिंता आपकी है, आप चिंता छोड़ दें। सर ये 24 में जो घर जल का जो जनता का गुना से 24 तक जो सेंटर का दिया है गया कि घर जल का जो है
नेपाली में शोधन हो। घर जल जब दिया है तो घर जल का मतलब वो पाइप खाली लगा हुआ है, घर जल में पाइप लगा हुआ है, जल नहीं है, खाली नल है, नहीं, इसमें क्या है? केंद्र सरकार ने हर घर जल में पाइप के साथ जल के लिए भी पैसा दिया और इसीलिए जो है बाढ़ के लिए 2,500 करोड़ रुपया पाइप के पानी और उसमें दौड़ने वाला मतलब लोहे का पाइप और उसमें जो है दौड़ने वाला पानी का पैसा दिया था। लेकिन यहाँ बड़ा धोखा हो गया, सिर्फ पाइप लग गया, पानी नहीं आया। 4 जून के बाद पानी आएगा और मैं बता रहा हूँ, ये देखना 4 जून आने से पहले ये कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को ठीक कर देगा। आज मिल गया डोज। राजू जी, मैं इशारा कर दिया, इतना ही काफी है। राजू जी एक बात था, 8 साल बाद बिमल जी ने फिर चौरस्ता मोड़ पे आया और भाषण रखा और भाषण में उसके आवाज़ में यही उम्मीद सुनाई दिया कि फिर से गोरखालैंड का उम्मीद उसके आवाज़ में सुनाई दिया, ताकि जबकि आप स्टेज में थे आपको सामने रख के तो गोरखालैंड का मुद्दा फिर से उठाया। तो गोरखालैंड का ये जो मुद्दा उठाया ये आप लोग कैसे देखेंगे? ये पिछले 2019 का तो इलेक्शन गया, अभी 2024 का हमको नहीं इलेक्शन है, समझना आपको है। आप हमारी पूरी हिस्ट्री पढ़िए, मतलब ये पहली म्यूनसिपैलिटी है बंगाल में, दार्जिलिंग, जहाँ पे आप खड़े हो। और देश आजाद जब हुआ तब नंबर 1 पे था। आज स्थिति देख लो, मतलब जो पानी का टंकी अंग्रेज अपने लिए बना के गए थे 20,000 लोगों के लिए, आज 3 लाख लोग जो है उसी टंकी को यूज कर रहे हैं। आप सड़कें देख लो, आप ट्रैफिक देख लो, आप चाय बागान देख लो, और बार बार आप जो है किसी का अपमान करोगे, आप बार बार किसी को विदेशी कहोगे, आप बार बार किसी को नेपाल का कहोगे, और बार बार किसी को अपमान करोगे, और आपकी बंगाल की सरकार हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करने की धमकी देगा। मैं तो नहीं चाहूँगा, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। और ये बार बार जो है ना आपने अपमान किया है, आपने कुचला है, आपने दमन की नीति अपनाई है, आपने दार्जिलिंग को पश्चिम बंगाल का जो जमीन का हिस्सा है वो तो मान लिया, लेकिन यहाँ रहने वाले गोरखाओं को आपने विदेशी माना। ये बहुत बड़ा फर्क है। और आप कभी करिए ना खुले तौर पे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कलकत्ता में बुलाइए, मैं पूरा इतिहास खोल के रखूँ। 2009 साल से लेके आज 2024 में से तो 15 साल बीत गया, फिर भी उन लोगों का उम्मीद जो है, उन लोगों का जो डिमांड, उनका उम्मीद मोदी जी के ऊपर है, क्योंकि वो एक शख्स ऐसा है, वो एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री है, असंभव काम जो है वो संभव करके दिखाए। हाल ही में भी कहा 370 हो गया, राम मंदिर बन गया, आपका समाधान भी काफी निकल। राजू जी 24 में राजू बिस्ता के ऊपर जनता किन किन विषयों पर लेकर भरोसा कर सकती है? यार मैं तो पूरा तो पढ़ दिया मेरे भाई, कितना बार आपको क्या बोलूं, लगता अभी है? खाना भी नहीं खाया। 2024 में मिलेगा गोरखालैंड है कि नहीं? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो हमारे 2 पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, हमको जनजाति का दर्जा चाहिए, हमको भारत के संविधान के अंतर्गत हमको सुरक्षा कवच चाहिए। फिर उसके बाद जो कई सारे काम चालू है उसको काम को फिनिशिंग करना है। और अभी मेनली 2-3 और नए काम, एक तो स्वास्थ्य को लेकर के पिछले बार भी 5 साल में 220 करोड़ रुपए मैं केंद्र से लेके आया था। स्वास्थ्य मेरे लिए प्राथमिकता रहेगी, टूरिज्म प्राथमिकता रहेगी, शिक्षा प्राथमिकता रहेगी, हमारे युवाओं को रोजगार मिले वो प्राथमिकता रहेगी। और इस 5 साल में पॉलिटिकल 2 इश्यू के अलावा चाय बागान और सिंकोना बागान को जमीन जो है वहाँ के श्रमिकों को उनका जमीन मिले। और ये प्रावधान मैं कर चुका हूँ, मिनिमम वेज से लेकर के, जमीन से लेकर के, सोशल सिक्योरिटी से लेकर के, सब कुछ उस कानून में आ चुका है। क्योंकि आज सबसे बड़ी मुसीबत है प्लांटेशन लेबर एक्ट 1953 के कारण, ना तो आप ये से अस्पताल बना सकते हो, ना आप सड़क बना सकते हो, ना आप और कोई विकास कार्य बगैर मालिक के पूछे कर सकते हो। जब प्लांटेशन लेबर एक्ट ही नहीं रहेगा तो बाकी जैसा बंगाल, बाकी जैसा भारत वैसे दार्जिलिंग में रहेगा। सर 2024 में इस जो ये है इलेक्शन है, गोरखालैंड मिलेगा ये नहीं? 2024 में तो चुनाव है और 2024 से लेकर के 2029 है। आप निश्चिंत रहिए, हमको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको ब्रेकिंग न्यूज कुछ नहीं मिलेगा, कितना भी प्रयास करो। आपको क्या मिलेगा गोरखालैंड? अब मैं बता रहा हूँ ना, मुझे तो जो चाहिए मिलेगा, लेकिन आपको जो चाहिए वो मैं नहीं दूंगा। ईपीएस का मीनिंग क्या गोरखालैंड है? आप भी समझते हो, फिर भी आप सोच रहे हो मैं कुछ बोलूंगा। मैं बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति हूँ भैया, ट्राई मत करो, फेल हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।